Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's our 14th lecture of linear algebra. Today we are starting with some concept which we already have about bases. तो आज हम जिस तरह से कि हमने पिछले लेक्चर में बेसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और हमने ये वहाँ पे ये कहा था कि कोई एक स्पैनिंग सेट जो है वो बेसिस हो सकता है अगर उसमें जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। तो कभी ऐसा होता है कि जो स्पैनिंग सेट है उसमें कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक तरीका किया था कि जिसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन में सारों को लिख के वेक्टर्स को और इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं और फिर लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो एज हैं सारे कांस्टेंट्स उनकी वैल्यूज़ सब की सब अगर नॉन ज़ीरो नॉट ऑल ज़ीरो तो हम वहाँ पे ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो उनमें से किसी एक वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के तो हमें ये पता चल जाता है कि वो एक वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। फिर उस एक को रिमूव करके उस सेट में से फिर अगेन उसी तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं बाकी वेक्टर्स का और फिर उस लीनियर कॉम्बिनेशन से भी हम वहाँ एक फाइनली देखते हैं कि अगर तो वो सारे कॉन्स्टेंट्स एज जो हैं वो ज़ीरो आ जाते हैं तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। और फाइनली वी कैन से कि वो जो सेट है जो स्पैनिंग सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इसीलिए वो बेसिस भी बना रहा है। फिर हमने बेसिस को फाइंड करने के लिए एक और टेक्निक की फर्दर जिसमें हम जब वेक्टर्स को लेके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 अप टू अगर k वेक्टर्स हैं तो a k v k इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से जब हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर उसको हम फर्दर उसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमें पता है कि रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में हर रो के अंदर एक लीडिंग वन एंट्री मौजूद होती है, लेफ़्ट से राइट को पहली नॉन ज़ीरो एंट्री। तो हम फाइनली जो हमारे पास रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म आ जाती है उसको फिर हम देख लेते हैं कि वो उसमें रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स जो है उसमें जो लीडिंग वन एंट्री है उसका जो कॉलम है उस कॉलम से रिलेट करते हैं हम कि जैसे पहला कॉलम है तो जो पहला वेक्टर है वो और दूसरा कॉलम है और चौथा कॉलम है फॉर एग्जांपल तो v1 v2 और v4 जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। और फिर वहाँ से हम ये कह देते हैं कि जो बेसिस है बेसिस में ये वेक्टर्स मौजूद होंगे। तो हमने फाइनली एक बेसिस के लिए वेक्टर्स का सेट जनरेट कर लिया। इन दिस लेक्चर अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड सम अदर वे for a basis for a vector space V spanned by the given set of vectors। तो ये एक set of vectors S v1 v2 up to vk this is given to us और हम we are going to have we are going to have a method to be developed in this section produces a basis for V that is not guarantees to be a subset of S। तो ये यहाँ पर हम इस डेफिनेशन में अच्छा ये जो हमने सारी बात की है ये सारा कुछ करते हुए हम साथ में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पे भी बात करेंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ रिलेट करता है। मसलन हमें ऑलरेडी पता है कि डिटर्मिनेंट भी कोई एक ऐसा नंबर होता है जो किसी मैट्रिक्स को रिलेट करता है, रिलेटेड होता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आज हम रैंक पे बात करेंगे। This is definition 4.14. Let we have some matrix A that is A11, A12 up to A1n, A21, A22 up to A2n और similarly last row होगी AM1, AM2 up to AMN। तो ये एक m by n order का matrix है। The rows of A considered as vectors in Rn ये जो इसकी रोज़ है इनको अगर हम वेक्टर्स कंसिडर कर लें और आर एन है एन इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है स्पैन आ सबस्पेस ऑफ आर एन कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ ए। ठीक है
आर एन जो है ये रो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम जो रो स्पेस है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इस मैट्रिक्स ए के जो रोज़ हैं इनको हम एज वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, और ये वेक्टर्स कहाँ से हैं, ये आर एन से हैं। आर एन मीन्स रो स्पेस, यानी ये जितनी भी रोज़ हैं इस मैट्रिक्स की वो सब मिल के रो स्पेस जनरेट करें। Similarly, the columns of A considered as vectors in Rm, यानी जो है कॉलम्स जो हैं इस मैट्रिक्स के कंसिडर्ड एज वेक्टर्स इन आर एम, इसके सुपरस्क्रिप्ट में एम लिखा हुआ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि ये कॉलम स्पेस है एंड दिस स्पैन्स अ सबस्पेस ऑफ आर एम कॉल्ड द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसी स्पेसेस डिफाइन कर रहे हैं, एक रो स्पेस और एक कॉलम स्पेस। ठीक है, ओके, हियर इन दिस थ्योरम, अच्छा अब ये थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू m by n row equivalent matrices, then the row or column spaces of A and B are equal, right? कोई भी मैट्रिक्स अगर हम A ले रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर डिफाइन भी किया है, तो A मैट्रिक्स है, उसकी जो रोज़ हैं वो रो स्पेस बना रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो कॉलम स्पेस बना रहे हैं। अगर उस A मैट्रिक्स को कुछ उसके ऊपर रो ऑपरेशन करके या अगर उस पर रो ऑपरेशन करें तो हम कोई और मैट्रिक्स बी जनरेट कर लेते हैं। जिस तरह हम सिंपल करते हैं रो एचरन फॉर्म में या रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक मैट्रिक्स ए को लेते हैं, उस पर कुछ रो ऑपरेशन करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनली, फॉर एग्जांपल रो एचरन फॉर्म है या रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म है, तो जो फाइनल हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, अगर हम उसको बी कह दें, तो अगर ये ए और बी दीज आर टू m by n रो इक्वलेंट मैट्रिसेस, मीन्स कि उसकी रो पे ऑपरेशन करके ए की हमने बी को जनरेट किया है, तो ये इन दोनों को हम कहेंगे ये दोनों रो इक्वलेंट मैट्रिसेस, एंड देन द रो स्पेसेस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। तो ए की जो रो स्पेसेस हैं और बी की रो स्पेसेस हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, रो तो ऑब्वियसली चेंज हो रही है कि आपने मसलन पहली रो जो है उसमें एंट्रीज को चेंज किया है, तो वो रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, तो पूरी की पूरी रो चेंज हो रही है, दूसरी रो भी चेंज हो रही है, सारी रोज़ हमारी चेंज हो रही हैं। लेकिन जो पहला मैट्रिक्स ए था और जो बाद में उसके ऊपर रो ऑपरेशन करने से मैट्रिक्स बना है, इन दोनों की जो रो स्पेसेस हैं वो इक्वल है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कॉलम स्पेसेस हैं तो वो भी इक्वल है, बेशक उनके कॉलम्स चेंज हो गए हैं लेकिन वो जो स्पेस है वो सेम होगी। ठीक है, रो ऑपरेशन करने से उनकी जो स्पेस है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पेस ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में ले जाते हैं तो भी जो उसके अंदर अगर तो वो कॉलम स्पेस बना रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि उसके अंदर जो बाद में भी बने हैं कॉलम्स बने हैं तो वो भी उसी वेक्टर कॉलम स्पेस के अंदर उसको ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 पे आते हैं। फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस V और ऑफ R5 दैट इज स्पैन्ड बाय S V1 V2 V3 V4 where V1 is equal to this V2 V3 and V4, right? तो ये R5 है हमारा। R5 means there and this is a रो स्पेस। आप देख सकते हैं कि V1 V2 V3 और V4 ये चारों वेक्टर्स जो हैं ये रो की फॉर्म में लिखे हुए हैं और इस एक रो में 5 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको R5 से रिप्रेजेंट करें। तो हमें बेसिस फाइंड करनी है, R5 की कोई सबस्पेस V है उसके लिए बेसिस निकालना है, जिसके लिए सेट S जो है जिसमें V1 V2 और V3 और V4 4 वेक्टर्स हैं, ये स्पैनिंग सेट ऑलरेडी है। ये हमें उसने बता दिया कि ये R5 की जो सबस्पेस V है उसको जनरेट तो कर रहे हैं ये सेट S, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि क्या ये वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो पहले तो हम इन वेक्टर्स को V1 V2 V3 और V4 इनको लेके हम एक मैट्रिक्स A बनाते हैं, क्योंकि पता है कि ये जो V है ये रो स्पेस है, तो हम रो स्पेस कैसे बनाएंगे, V1 वेक्टर को पहली रो में रख लेंगे, V2 को दूसरी रो में, तीसरी और चौथी, इस तरह से सारे वेक्टर्स को हमने रोज़ में रख लिया।
तो ये एक मैट्रिक्स ए जनरेट हो गया। अब इस मैट्रिक्स ए के ऊपर जब भी हम कॉलम या रो ऑपरेशंस करेंगे तो कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल गया है बी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बी जो है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहली रो का जो लीडिंग वन है वो यहाँ पे मौजूद है, पहली 1 1 एंड 1 1 पोजीशन पे। दूसरी रो का लीडिंग वन इसकी 2 2 पोजीशन पे मौजूद है। फिर तीसरी रो जो है उसका लीडिंग वन जो है वो 3 4 पोजीशन पे है, यानी थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम में है। तो थर्ड कॉलम में कोई लीडिंग वन नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ से कह सकते हैं द रो स्पेसेस ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल एंड द बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ बी कंसिस्ट ऑफ W1 is 1 0 2 0 1, W2 is 0 1 1 0 1 and W3 is 0 0 0 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बेसिस लिख रहे हैं वो बेसिस में कौन से वेक्टर्स हैं, एक ये फर्स्ट रो है पूरी, दूसरी रो है और तीसरी रो है। ये तीनों रो वेक्टर्स जो हैं हमारे ये बेसिस बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा ऑलरेडी भी हमने एक इसके लिए बेसिस के लिए टेक्निक की थी। दिस इज़ सम अदर टेक्निक कि हम यहाँ पे रो वेक्टर्स को मैट्रिक्स ए की रोज़ में लिख के और फिर फाइनली हम यहाँ से जो नॉन ज़ीरो रोज़ बनती हैं इस मैट्रिक्स बी की, उनको लेके हम कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं रो वेक्टर्स ये बेसिस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी बेसिस बना रहे हैं। और बेसिस ऐसा सेट होता है जो पूरी वेक्टर स्पेस वी को जनरेट कर सकता है, ठीक है। और V जो है वो क्या है, वो R5 की सबस्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन पहली तीनों रोज़ को कह दिया है कि ये हमारी जो हैं ये बेसिस बना रही हैं। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। लेट V बी द सबस्पेस ऑफ एग्जाम्पल 1 गिवन दैट द वेक्टर V 5 4 14 6 3 is in V, write V as a linear combination of the bases determined in example 1। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बेटे देखें V इज़ इक्वल टू, ये जो स्मॉल v है ये किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी रो वेक्टर है जिसमें 5 कॉलम है, R5 का ही कोई एलिमेंट है, रो स्पेस का कोई एलिमेंट है, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है, इज़ इन V। और ये जो कैपिटल V है ये सब स्पेस है R5 की, ठीक है। तो अगर ये R5 की सब स्पेस है और ये वेक्टर उसको बिलोंग कर रहा है V, तो फिर हम V को लिख सकते हैं ऑब्वियसली वो जो हमने बेसिस जो वेक्टर्स हैं बेसिस बना रहे हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो हमने एग्जांपल 1 में जो बेसिस बनाए हैं उसको ज़रा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये बेसिस में हमारे पास जो वेक्टर्स आए हैं वो W1 W2 और W3 आए हैं। W1 W2 W3 को लेके अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, यानी वो जो गिवन वेक्टर V है अगर वो इस स्पेस को बिलोंग कर रहा है, इस रो स्पेस R5 को, तो उसको हम इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकते हैं। यानी हम लिखें अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3 इज़ इक्वल टू द वेक्टर गिवन वेक्टर V, यही बात है ना। तो हम वहाँ से A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। राइट साइड पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर V वेक्टर है इटसेल्फ, तो उसके कंपोनेंट्स हैं 5 4 14 6 और 3। तो दोनों साइड पर अगर हम कंपोनेंट को कंपेयर कर लें, ठीक है, कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें, तो पहला कंपोनेंट कंपेयर करने से दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सबको कंपेयर करने से हमें यहाँ पे A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और फिर हम वहाँ से जब वैल्यूज़ रखेंगे तो हम V को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है क्या कि आपने बेसिस अगर लिखा है तो बेसिस एक ऐसा सेट होता है जिससे पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस जनरेट हो सकती है। R5 पूरी जनरेट हो सकती है उस
बेसिस से। यानी बेसिस एक ऐसा सेट होता है कि आप ये समझे कि जैसे आपने किसी जगह एंटर होना है तो आपके पास एक की होनी चाहिए दरवाजे को खोलने के लिए, तो आप जब तक उस की को लगाएंगे नहीं तब तक दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। यानी आप ये समझें कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस के लिए हमें एक की मिल गई है, कि हमें एक ऐसा सेट मिल गया है कि जिस सेट के वेक्टर्स को शफल करने से, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने से, नए नए जनरेट करने से पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिस के जितने भी 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे W1, W2 और W3, इन तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने से एक उसने वेक्टर v दिया है, हमने उसको भी जनरेट करके देख लिया है कि W1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, W2 को 4 से और W3 को 6 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर लें तो आपके पास वेक्टर v जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Okay, now we have a definition of row rank. रो रैंक की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए इज़ कॉल्ड द रो रैंक। ठीक है, यानी डायमेंशन क्या होती है, अगर आपको याद हो कि हमने किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की बात की थी, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का मतलब क्या है, उसकी बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स हैं वो उसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने रो स्पेस जो है वो बनाई है अभी एग्जांपल में, रो स्पेस जो है उसकी जब हमने बेसिस निकाला है तो W1, W2, W3 ये 3 वेक्टर्स आए हैं उसकी बेसिस में। तो अगर 3 वेक्टर्स हैं तो रो स्पेस की जो डायमेंशन होगी उसी को हम कहेंगे कि वो रो रैंक है। यानी अगर 3 वेक्टर्स हैं उसकी बेसिस में तो उसका रो रैंक जो है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, बेसिकली डायमेंशन को ही हम कहते हैं रो रैंक। और फर्दर हम आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। ठीक है, अब फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए डिफाइंड इन द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1 दैट कंटेन्स ओनली रो वेक्टर्स फ्रॉम ए, ऑल्सो कंप्यूट द रो रैंक ऑफ ए। राइट, तो हमने ऐसी बेसिस फाइंड करनी है मैट्रिक्स ए की जो रो स्पेस है उसकी बेसिस बनानी है, जो कि हम ऑलरेडी एग्जांपल 1 में कर चुके हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो वेक्टर्स हों ए के। ठीक है, और फिर जब हम बेसिस बना लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसका रो रैंक क्या है, यानी उसकी जो बेसिस है उसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं, कितनी डायमेंशन है उसकी। ठीक है, तो हम एग्जांपल 1 से वेक्टर्स लेते हैं। 1 - 2 रो वेक्टर्स, 1 - 2 0 3 - 4, इसी तरह से 3 2 8 1 4, ये हमने 1 2 3 4 वेक्टर्स जो हैं वहाँ से उठा लिए हैं। और फिर हमें पता है कि जब हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, A1 को मल्टीप्लाई किया A2 को, A3 को, A4 को इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब जब हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत गौर से देखना है इस चीज़ को। क्या है यहाँ पे कि जब हम राइट साइड पर 0 0 0 0 0 है तो हम 5 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे रो के अंदर, या 5 कॉलम्स हैं यूँ कह लें, तो पांचों कॉलम्स को अलग अलग कंपेयर करते हैं। ठीक है, यानी पहले क्या आता है आपका, पहले वेक्टर से A1 आ जाता है, दूसरे वेक्टर से 3A2 आ जाता है, तीसरे वेक्टर से 2A3 आ जाता है, फिर -A4 और फिर इक्वल टू 0। तो हम ये एक इक्वेशन बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट हम उठाएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनने के लिए हमें पहला कंपोनेंट लेना पड़ा है इसका। ठीक है, यानी पहली इक्वेशन के लिए पहला कॉलम लिया है हमने, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा कॉलम लिया है। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन के लिए तीसरा कॉलम लिया है। राइट, तो जब हमारे पास इक्वेशन आ गई तो पहली इक्वेशन क्या है, A1 + 3A2 + 2A3 - A4 = 0। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से मुझे पहली रो मिलेगी। ठीक है, पहली इक्वेशन से मुझे पहली रो मिलेगी। पहली रो क्या है, 1 3 2 -1 एंड 0। जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो मुझे वहाँ से दूसरी एंट्री उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो दूसरी इक्वेशन है जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो उसमें दूसरे कंपोनेंट से दूसरी रो जनरेट होगी इसकी। ठीक है,
तो हमने लिखा -2 +2 3 एंड 2। तो जब हमने ये बना लिया तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ए था वहाँ पर, उस मैट्रिक्स ए के जो उसमें जो हमने वेक्टर्स लिखे थे वो रो वेक्टर्स थे। मसलन 1 -2 0 3 -4 ये वहाँ पर रो वेक्टर था। तो जब हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो जो उसकी रो थी वो यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर बजाय ए जनरेट होने के ए ट्रांसपोज जनरेट होता है। ठीक है, और अब हम अगर इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर बात लेके चलते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अब ए मैट्रिक्स नहीं बना बल्कि ए का ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, यानी वहाँ पर जो रो वेक्टर्स थे वो यहाँ कॉलम वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। हम प्रोसेस वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बना है? ए टी बना है, ट्रांसफॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए टी 0 टू रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म। अब हम इस मैट्रिक्स को जब करेंगे, इसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये 3 रोज आई हैं 1 0 11 by 24 0 0 0 1 0 -49 by 24 0 एंड 0 0 1 7 by 3 0। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि जो लीडिंग वंस हैं वो कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में है और कॉलम 3 में है। ठीक है, और हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पहली तीनों रोज जो हैं वो बेसिस बनाएंगी रो स्पेस के लिए। ठीक है, यानी लीडिंग वंस की जो पोजीशन है उनको देखते हुए कि पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है और तीसरे कॉलम में है, इसलिए हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए था उसकी जो पहली तीनों रोज हैं वो बनाएंगी बेसिस। और पहली तीनों रोज क्या थी? ए को जाके देखेंगे वहाँ पे तो वो 1 -2 0 3 -4 ये रो वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने क्या देखा है? कॉलम की फॉर्म में आ रहा है। तो वो जो वेक्टर्स हैं हमारे पहले तीनों वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डायमेंशन कितनी है कि 3 वेक्टर्स से बेसिस बन रही है तो हम इसी को रो रैंक भी कहते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन क्या है इसकी? जो इसका रो रैंक होता है वही, उसी को ही हम डायमेंशन कहते हैं। या डायमेंशन जो होती है 3 वेक्टर्स हैं तो इसी को ही हम रो रैंक कहेंगे। ठीक है, ओके। This is the example of to find a basis for the column space of the matrix A defined in the solution of example 1 and compute the column rank of A। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बेसिस फाइंड कर रहे हैं कॉलम स्पेस के लिए। लेकिन ठीक है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम स्पेस है उसके लिए हम एक बेसिस बना रहे हैं। अब जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल 1 कर चुके हैं वहाँ से मैट्रिक्स ए लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है? कॉलम रैंक भी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ राइटिंग द कॉलम्स ऑफ ए एज रो वेक्टर्स। ठीक है, हमने क्या किया कि ए जो मैट्रिक्स था उसके कॉलम्स को हमने रो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और इसको फिर हमने रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं 1 0 0 11 by 24। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो लीडिंग वंस बन रहे हैं 1 1 1 2 2 और 3 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं रो वेक्टर्स की, तो रो वेक्टर्स को अगर देखें तो हमारा पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो जो है ये हमारी रो वेक्टर्स आते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? बेसिस फाइंड करनी है कॉलम स्पेस की, मैट्रिक्स ए की, तो इसलिए हम इन्हीं वेक्टर्स को कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है,
तो कॉलम में लिखने से ये कॉलम स्पेस जो है उसकी बेसिस बन जाएगी। और यहाँ पे हमें पता है कि 3 वेक्टर्स हैं, 3 कॉलम वेक्टर्स यहाँ पे इसमें मौजूद हैं बेसिस में, इसलिए इसका कॉलम रैंक जो है इस कॉलम स्पेस का वो 3 है। ठीक है, और ये कॉलम स्पेस कौन सी है? R4 है। ठीक है, R4 मीन्स कि इसमें 4 रोज़ हैं, एक कॉलम है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट कंटेन्स ओनली द कॉलम वेक्टर्स फ्रॉम ए, वी फॉलो द प्रोसीजर डेवलप्ड इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ऑलरेडी हमने देखा है कि हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो फिर क्या होता है। ये इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, इक्वल टू 0 रख लिया। अब इसका जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है तो उसमें कौन सी एंट्रीज आएंगी? A1, पहला कंपोनेंट देखें अगर, A1 -2A2 प्लस 0 प्लस 3A4 माइनस 4A5 और 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ जाती है पहली इक्वेशन, उसमें A1 -2A2 प्लस 3A4 माइनस 4A5 इक्वल टू 0। और इसी तरह से दूसरी, तीसरी और चौथी 4 इक्वेशंस जब हम बनाएंगे तो वहाँ से हमारे पास डिफरेंट रोज़ आ जाएंगी, 4 रोज़ आ जाएंगी। ठीक है ना, पहली रो में 1 2 3 4 5 अननोन्स के साथ हमारी पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी भी 5 अननोन्स के साथ आ गई, तीसरी भी आ गई 5 अननोन्स के साथ, और चौथे कंपोनेंट को जब कंपेयर करेंगे तो चौथी रो बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिखा और फिर उसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, जब हमारा ये इसमें लीडिंग वंस आ गए हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि पहला लीडिंग वन पहले कॉलम में है, दूसरा लीडिंग वन दूसरे कॉलम में है, और तीसरी रो में आप देखें तो लीडिंग वन 3 पोजीशन पे नहीं है बल्कि 3-4 पोजीशन पे है। तो तीसरे कॉलम को हम छोड़ दें तो चौथे में जाके हमारा लीडिंग वन आता है। तो लीडिंग वन एंट्रीज हैं पहले कॉलम में, दूसरे में और चौथे में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कॉलम ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो है कौन कौन से होंगे वेक्टर्स? पहला, दूसरा और चौथा वेक्टर जो है ये हमारा बन जाता है बेसिस। 1 3 2 -1 -2 2 3 2 और फिर चौथा 3 1 2 4। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये हम वहाँ से उठाएंगे जो 5 वेक्टर्स ऑलरेडी मौजूद थे, उसमें से अब ये 3 वेक्टर्स रह गए हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अब देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं, इसलिए कॉलम रैंक जो है वो 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों तरीक़ों से अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरम है जो रो रैंक और कॉलम रैंक को लिंक कर रहा है। द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ m/n मैट्रिक्स A आर इक्वल। ठीक है, यानी हम चाहे रो रैंक निकालें किसी भी मैट्रिक्स ए का या कॉलम रैंक निकालें, वो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, रो स्पेस बना के हम रो रैंक निकाल सकते हैं और कॉलम स्पेस बना के कॉलम रैंक निकाल सकते हैं। तो जिस भी तरीके से करें तो दोनों बातें एक ही है, यानी रैंक या डायमेंशन सेम होगी। इफ़ A is an m/n matrix, then rank of A plus nullity of A is equal to n। ये एक हमारा थ्योरम है और इसको इस एग्जांपल 6 में हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। A is some matrix given and it was defined in example 1। अच्छा, 1 एग्जांपल से ही अगेन हम मैट्रिक्स A उठा रहे हैं। ठीक है, when A is transformed to reduced row echelon form, तो हमारी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो ये है। ठीक है, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि रैंक ऑफ ए कितना है। अब ए का रैंक और ये जो रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड टू एचरन फॉर्म में, दोनों का रैंक तो सेम ही होगा ना। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना रैंक है, तो ए इसका जो है रैंक वो 1 2 और 3, यानी
जो पहले कॉलम में लीडिंग वन है, दूसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में है, तो 3 वेक्टर्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और 3 वेक्टर्स जो हैं इसकी बेसिस में होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डायमेंशन इसकी क्या है, यानी रैंक क्या है मैट्रिक्स ए का, इसका रैंक जो है वो 3 है। इसमें 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी इसकी बेसिस में। और नलिटी ए कितना है, ये 2 है। आखिरी 2 रोज आप देख सकते हैं कि दोनों 0 हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए और इसी तरह से नलिटी ऑफ ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n हो जाएगा, यानी n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। 5 है ना नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम रैंक और नलिटी को ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। नलिटी किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं उसमें जो नल स्पेस बनती है, नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो नलिटी होती है। नाउ एग्जांपल 7 पे आते हैं। एग्जांपल 7 में भी यही बताया हुआ है कि मैट्रिक्स ए गिवन है और इसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में अगर ले जाएं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2 ही हैं जिनके अंदर ये लीडिंग वन मौजूद है, तो इसलिए 2 वेक्टर्स ही होंगे ए के अंदर, जो यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो है ये ऐसा है कि जो बेसिस को बिलोंग करेंगे। अब बेसिस में 2 वेक्टर्स हैं, मींस रैंक ऑफ दिस कॉलम स्पेस इज़ 2, रैंक ऑफ ए इज़ 2, और जो डायमेंशन है रो स्पेस की ए के या कॉलम स्पेस की वो 2 है। सो द रो स्पेस ऑफ ए इज़ अ 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R3 दैट इज़ अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। रो स्पेस जो है उसमें 2 वेक्टर्स हैं, राइट। तो ये हमारा आज का यहाँ पे जो लेक्चर है दैट इज़ एंड फॉर नाउ, कि यहाँ पे फिगर में इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये रो स्पेस है, ये नल स्पेस ऑफ ए है, नल स्पेस ऑफ ए इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नल स्पेस क्या होती है कि ऐसे जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके जितने भी सोल्यूशन है उनसे जो स्पेस बन रही है वो नल स्पेस है, ठीक है। तो जो रो स्पेस है वो एक सेपरेट हमें नज़र आ रही है और इसी तरह से कॉलम स्पेस है वो भी एक सेपरेट हमें प्लेन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और नल स्पेस क्या है, नल स्पेस जो है वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। नल स्पेस जो है हमारे उसके अंदर सारे सॉल्यूशंस हैं जो ओरिजिन 0 0 0 से पास कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसी रैंक को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको लिंक करेंगे सिंगुलैरिटी के साथ, और इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं उनके साथ हम रैंक को लिंक करने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटा लेक्चर नंबर 15 के साथ फिर आएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ।